हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीएचयू अड्डा पर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें हिस्ट्री से सवाल ना पूछा जाए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर वैदिक सभ्यता से कोई भी सवाल आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। वैदिक सभ्यता की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैदिक सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे आर्यों की सभ्यता या फिर वैदिक काल भी कहते हैं। आर्यों की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने के बाद आर्यों ने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से वेदों से मिलती है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक काल का समय क्या है। यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है और इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्य शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आर्यों के मूल निवास स्थान, इसके बारे में भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, लेकिन तीन को यहाँ पे प्रमुख माना गया है। मैक्स मूलर मध्य एशिया को मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर द्वारा बताया गया ये स्थान सर्वमान्य है। एनसीईआरटी में भी इसी को ही मान्यता दी गई है। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। मध्य एशिया से आने के बाद आर्य सबसे पहले पंजाब और अफ़गानिस्तान में आके बसे और आर्यों की जो सभ्यता थी उसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। आर्यों की सभ्यता के पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी, उसे एक नगरीय सभ्यता कहा गया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया है: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कई कुलों को मिला के एक ग्राम बनता है और कई ग्रामों को मिला के एक विश और बहुत सारे विश मिलाकर जन और बहुत सारे जन को मिला के राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। वेदों की संख्या 4 मानी गई है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसकी जानकारी भी हम आपको बता देंगे कि ये वेद क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना गया है। इसके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ इसमें हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता हैं, इंद्र, अग्नि और सोम। यजुर्वेद यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधान का संकलन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान यानी गीत। इसमें भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सामवेद से ही संगीत का जन्म हुआ है। इसमें संगीत में श्रोत का वर्णन है। अथर्ववेद अथर्ववेद आर्थव ऋषि द्वारा रचा गया है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं हमको अथर्ववेद से ही सबसे पहले मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेद, पुराण और उपनिषद की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 मानी गई है, पुराण के 18, उपनिषद 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। सत्यमेव जयते
मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जैसा कि आपने बहुत जगह सुना हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये आपके मुंडक उपनिषद में मिलता है। अब हम जानते हैं आर्यों के दैनिक जीवन, उनके व्यवसाय, उनके व्यापार के बारे में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो है पशुपालन। आर्यों का समाज जो था पितृसत्तात्मक था, यानी कि पितृ की प्रधानता थी। पिता ही घर का प्रधान होता था। वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का कोई प्रश्न नहीं था। उस समय अभी के समान ही स्त्रियों को समान शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में गायों को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, उनका प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों के द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा था। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था, यानी जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसके हिसाब से उसको जातियों में विभाजित किया गया था। जैसे पूजा करने वाले को ब्राह्मण, युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, व्यापार करने वाले को वैश्य और इन तीनों की सेवा करने वाले को शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। पहले से ही ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण नहीं किया गया था। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार और सिंधु का सबसे अधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख नदियाँ, इनके प्राचीन नाम और इनके आधुनिक नाम भी दिए हुए, ये भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। सुतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। अश्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। कुंभा, काबुल, सदा, नीरा, गंडक और भी बाकी नदियां हैं, इसे आप याद कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।